ASM क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज देखिए साथियों पढ़ेंगे। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे ये आज सीखेंगे। ठीक साथियों, ये भी बहुत मायने रखता है और यहाँ से क्वेश्चन जैसे साथियों एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में भी पूछे जा सकते हैं। जब चेंज करने दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, उम्मीद रखिए। ठीक साथियों, गारंटी देता हूँ आप लोगों को आएगा। तो चलते हैं। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का प्रकार अगर ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हों तो उसको हम कैसे अनुवाद करेंगे, आज ये नियम सीखेंगे। और किसे जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं तो उससे क्या पहले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ये भी आज जानेंगे। तो इसीलिए साथ में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए कहा गया रवि ने मुझे एक किताब दी। ठीक, ये आपका एक वाक्य है। तो इस वाक्य को मैंने पढ़ा, तो इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चला ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक, टेंस भी पढ़ाएंगे साथियों इसे खत्म होने के बाद। ठीक, टेंस जरूर पढ़ाएंगे, जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस मैं तो जान गया। हाँ साथियों कोई बात नहीं। देखिए जब वाक्य के अंत में ई आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, ई की मात्रा आ गया, आ जाए, ठीक, ए आ जाए, ठीक, ए आ जाए, या आपका ये वाली ई आ जाए। ठीक साथियों, तो ये आपकी या ए आ जाए तो ये आपकी सिंपल पास्ट टेंस की पहचान बताते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। इसे मिटा देते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये मैंने आपको अच्छे से बताया हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस में, मतलब पता चलेगा टेंस में तो कौन सा सेंटेंस है। टेंस देखने के बाद हम सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ देखिए पूर्ण विराम है ना साथियों, यहाँ पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है, इस वाक्य में कहीं नहीं है और कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्या, नहीं। आप जानते हैं जब पूर्ण विराम रहता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं पूर्ण विराम अगर वाक्य के अंत में है तो वाक्य में नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वाक्य में जब नहीं है, नहीं रहे तो आपका वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया ना। अगर यही पूर्ण विराम की जगह ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर यही प्रश्नवाचक चिन्ह रहे और नहीं भी रहे तो वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो चलते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में देखिए रवि क्या है, सबसे पहले है, तो यही कर्ता है। तो कर्ता का इसके अनुवाद देखिए क्या होगा, रवि का रवि हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, रवि सबसे पहले, तो रवि हो गया। अब देखिए जैसे ही रवि लिखें तुरंत मेन वर्ब लिखना है। तो जिसमें देखिए साथ ही समझिए अच्छे से, जिसमें ई का मात्रा रहे, ठीक, जिसमें ए का मात्रा रहे, जिसमें आ का मात्रा रहे। अब यहाँ आप जानते हैं बड़ी की मात्रा ये होती है, ए का मात्रा ये होती है, ठीक, और आ का मात्रा ये होती है। तो और या आपके वाक्य में ये रहे, या आपके वाक्य में ये रहे तो वो आपका साथियों क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। या ये भी कह सकता है था, रहे, थी रहे, थे रहे, तो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो इसे मिटा देते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसमें ये मात्रा लगी रहे, वाक्य के अंत में देख रहे हैं ये है ना, तो वाक्य के अंत में मेन और सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है। अगर ताती तीथी लगा रहे इसमें, जिसमें ये जैसे लगा रहे तो आपका जिसमें ये शब्द में जुड़ा रहेगा अंत में अक्सर रहेगा
तो वो आपका मेन वर्ब होगा। तो यहाँ दी है, देना हो जाएगा। ठीक साथियों, तो देना का अंग्रेजी क्या होती है? गिव, आप जानते हैं। तो गिव का सेकंड फॉर्म लगता है, तो गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिव। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। रवि गिव, रवि लिखने के बाद मतलब कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो रवि गिव अब किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है, तो मी हो गया। ठीक, और मी होने के बाद अब देखिए क्या दे रहा है? एक किताब दे रहा है, तो ए बुक। रवि गेव मी ए बुक। समझ में आया ना? फिर से बता देते हैं। ये सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। वाक्य के अंत में दी है, इसका मत वाक्य के अंत में देखिए ई का मात्रा लगाना है। तो मैंने अभी आपको पहचान बताया सिंपल पास्ट टेंस की, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में अब मैंने देखा ये किस टेंस सेंटेंस का है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे पता चला कि अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और इस वाक्य में ना तो कहीं नहीं है। ठीक साथियों, इसीलिए तो ये आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? कर्ता सबसे पहले। तो यहाँ कर्ता क्या है वाक्य में? सबसे पहले रवि दिया है तो रवि हो गया। ठीक, वाक्य में क्या दिया है? सबसे पहले रवि, तो रवि हो गया। अब रवि लिखने के बाद मेन वर्ब क्या है? ये है। तो मेन वर्ब देना, देना का अंग्रेजी गिव होता है, लेकिन आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब हमेशा क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो गिव हो गया, और किसको दे रहा है? मुझे। ये इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मी हो गया, और एक किताब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों, इसका अनुवाद करते हैं। उसने अपनी साइकिल उधार दी ना। अब इस वाक्य के अंत में मैंने क्या देखा? दी आया, और दी पे किसका मात्रा लगाया? बड़ी का। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है ना। अब सिंपल पास्ट टेंस है कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम सॉरी क्योंकि यहाँ दा पे जो ये मेन वर्ब है उस पे बड़ी ई की मात्रा लगा। ठीक, अब हमें देखना है सिंपल पास्ट टेंस तो पता चल गया। अब देखना है कि टेंस कौन है। टेंस यहाँ देखिए पूर्ण विराम है, सॉरी सेंटेंस कौन है देखना है। यहाँ वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम है, और इस वाक्य में ना तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं। इस वाक्य में क्या है? उसने ना। तो उसने का अंग्रेजी आप जानते हैं ही होती है। क्या होती है साथियों? ही होती है। अब ही लिखने के बाद अब देखिए उधार देना, ये एक वर्ड है। उधार है देना, तो उधार देना का अंग्रेजी आप जानते हैं लैंड होती है। ठीक, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? लैंड हो गया। ठीक, अब उसके बाद किसको दे रहा है अपनी साइकिल? तुम्हें दे रहा है। तो तुम्हें क्या अंग्रेजी अब देखिए यहाँ क्या होगा? यू। और अपनी साइकिल दे रहा है तो अपनी क्या? हिज। साइकिल के अंग्रेजी साइकिल। तो ही लेंट यू हिज साइकिल। समझ में आएगा? फिर से देखिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं, तो मैंने कर्ता लिख दिया। और कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मेन वर्ब क्या है? उधार देना। तो उधार देना का सेकंड फॉर्म हो गया लैंड। और उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हमें क्या लिख दिए? डायरेक्ट ना और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें रख दिया। और अपने साइकिल के अपनी यहाँ देखिए, जब उसने रहता है तो अपने के लिए हिज लगता है, और साइकिल का साइकिल हो गया। ठीक, तो हिज साइकिल। अगर साथियों यहाँ उसने ना रहे, अगर जैसे वाक्य में मैं रहे, ठीक, तो मैं अगर रहे तो मैं के लिए, जैसे मैं के अंग्रेजी माई आई होती है, तो यहाँ माई हो जाएगा। ठीक, अपने के लिए। और अगर यहाँ यू रहे तो अपने के लिए क्या हो जाएगा? योर होगा। कर्ता में यहाँ अगर रहे, अगर साथियों वी रहे तो अपने के लिए आवर हो जाएगा। अगर साथियों दे रहे, ठीक, तो अपने के लिए दियर हो जाएगा। ठीक, अगर साथियों ही रहे
तो अपने के लिए ईज हो जाएगा। अगर साथियों सी रहे तो अपने के लिए हर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। अगर नेम रहे, जैसे मान लीजिए किसी का नेम रहे तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, अगर लड़का है तो हिज। ठीक, ये मतलब पुरुष के लिए। अगर लड़की है तो हर, स्त्री के लिए। ठीक साथियों, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर देखिए समझ में आ रहा है ना तो लाइक कीजिए। ठीक साथियों, वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलते हैं दूसरा अनुवाद करते हैं, तीसरा। समझ में आ गया होगा दूसरा। ठीक साथियों, तो देखिए साथियों, तीसरा अनुवाद करते हैं। अश्विनी मैसरी हम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। ये पहले देखेंगे, इस वाक्य को पढ़ते हैं, पढ़ने से देखेंगे सबसे पहले किस टेंस का है। ठीक, ये किस टेंस का है। देखिए वाक्य के अंत में क्या है तो प्रेजेंट है, और ते है तो सिंपल। ठीक, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब ताती जो ते रहते हैं ये मेन वर्ब में जुड़ते हैं। ठीक, तो मेन वर्ब यहाँ क्या, अगर इसे हटा देंगे ते को तो पढ़ाना हो जाएगा। ठीक, इसमें ना, क्योंकि जितनी भी क्रिया होती है उसके अंत में ना रहता है, तो ना को यहाँ हटा कर ये तो पहचान बता रहा है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब साथियों आप कहेंगे कि सर जी हमारे कहे हैं कि जब वाक्य के अंत में है रहे और उसके पहले ते रहे तो आपका सिंपल प्रेजेंट होता। अगर वाक्य के अब अंत में बताइए, अगर मैं दे दूं ताहू रहता तो आप क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट नहीं है। अरे साथियों है, क्योंकि हूँ है। और अगर वाक्य के अंत में ते हो दे दूं तब तो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में क्या दे दूं, ता है दे दूं तो तब भी आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक, ऐसा नहीं कि ते रहे तभी है, ये सब रहे लेकिन अलग अलग रहेंगे। जैसे ये इस वाक्य के लिए जैसे है तो ये दूसरा वाक्य बनेगा, इससे दूसरा। ठीक, एक साथ नहीं आ सकते हैं, अलग अलग। ठीक साथी, समझ में आया कि नहीं। तो कहने का प्राय ये है। तो अब ये आपको पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अब देखेंगे ये किस सेंटेंस का है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, पूर्ण विराम है। इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और इस वाक्य में कहीं नहीं है। ठीक साथियों, इसीलिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इसका देखिए अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद देखिए, अश्विनी महसरी, तो अश्विनी महसरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अश्विनी महसरी। यहाँ तक समझ में आया ना। अब उसके बाद जैसे ही लिखें तुरंत मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ, देखिए ते, जिसमें ताती ते जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा उसमें। तो इसको ताती ते को हटा कर ना लगा देना। पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होती है। तो आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखने मेन वर्ब में अगर एक वचन का करता है तो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो आपका जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है तो बहुवचन का काम करता है सिंपल प्रेजेंट्स में। और अगर हम उसमें यस या यस लगा देते हैं तो वो एक वचन का काम करता है। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ टीच मिस होता है पढ़ाना। ठीक, तो टीचर्स हो गया। अब टीचर्स लिखने के बाद किसको पढ़ाते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर्स, ठीक, अश्विनी महेश्वरी। ठीक, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, तो टीचर्स हो गया। और हम लोग पढ़ाते हैं तो अस। ठीक, तो अश्विनी महेश्वरी टीचर्स अस। समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों, चलते हैं नोट में, देखिए पढ़ते हैं और इसे पढ़ लेते हैं। तो कहा गया कि प्रत्येक वाक्य दो ऑब्जेक्ट के हैं। ठीक, मतलब प्रत्येक वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं, प्रत्येक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, यहाँ देखिए में रहेगा साथियों, ये में, प्रत्येक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक साथियों, समझ में आ रहा होगा। ठीक, प्रत्येक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब कहा गया कि इनमें, मतलब ये जो वाक्य, इनमें एक एनिमेट मतलब सजीव
तथा इनएनिमेट मतलब निर्जीव हैं। ठीक, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक तो मुझे है और एक किताब है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो मुझे है एक सजीव, एक किताब है ये निर्जीव। ठीक साथियों, तो कहा गया एनिमेट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तथा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना। ये जो आपका मुझे है, ये आपका जो सजीव है इसे एनिमेट कहते हैं। ये आपको, इसे हम क्या कहते हैं, जो आपके कहा गया एनिमेट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और जो इनएनिमेट है इसे हम डायरेक्ट ना इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक साथियों, समझ आया ना। अब देखिए कहा गया कि समानतया, ठीक, समानतया जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो मुझे है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर कहा गया कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद इसे रखते हैं, इसके बाद रखते हैं तो रखा जाता है, तो टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। देखिए जो आप इस वाक्य में के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मुझे एक किताब। तो जो मुझे है ये एनिमेट मतलब सजीव होता है, और जो एक किताब है ये इनएनिमेट निर्जीव है। ठीक साथियों, तो कहा गया कि जो आपके एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो इनएनिमेट होते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ भी इस वाक्य में देखिए तुम्हें है और अपनी साइकिल है। तो तुम्हें जो है ये आपका सजीव है, एनिमेट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपनी साइकिल ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना। उसी प्रकार देखिए इसमें क्या है, अब हम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक साथियों, तो अब यहाँ देखिए ये जो आपका है ये आपका सजीव है, तो इसी वजह से इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो कहा समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए मैंने इसे नोट में लिख दिया जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, समझ सकें। ठीक साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे देखते हैं, जैसे में, ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे में क्या है, मैंने उसके लिए एक टैक्सी बुलाई। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा टेंस है, देखें अंत में वाई या पे देखिए बड़ी मंत्र लगा, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पूर्ण विराम इस वाक्य में नहीं है। तो आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। ठीक, तो इस वाक्य में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, मैंने है, तो मैंने का अंग्रेजी क्या होगी, तो आई होगी ना। तो अब देखिए मैंने का अंग्रेजी क्या हो गई, आई हो गई। आई का अंग्रेजी सबसे पहले आई लिखा, और जैसे ही आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे आप जानते हैं कि जैसे कर्ता लिखते तुरंत मीन किसे करता, तो मीन क्या है, बुलाना। ठीक साथियों, तो बुलाना का अंग्रेजी क्या होती है, कॉल्ड। ठीक, कॉल का सेकंड नाम कॉल्ड हो गया। अब उसके बाद उसके लिए मैंने बुलाया। ठीक, अब देखिए एक टैक्सी है, तो अब उसके लिए जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो एक टैक्सी है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए क्या एक का अंग्रेजी एक, टैक्सी का अंग्रेजी टैक्सी। ठीक, और उसके लिए मतलब फार, और उसके बाद उसके लिए अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी हिम। ठीक, तो आई कॉल्ड ए टैक्सी फॉर हिम। अब देखिए अभी मैंने नोट में लिखाया कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं या रखा जाता है तो टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
इसके बाद मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि तभी इसीलिए यहाँ किसका प्रयोग किया, फार का। ठीक, समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तुम हमारी सहायता करते हो। अब इस वाक्य में देखिए, सबसे पहले देखेंगे वाक्य के अंत में क्या है, यहाँ हो है, जिसका मतलब प्रेजेंट है। इसके पहले ते है, तो सिंपल, सिंपल ये प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस है, पूर्ण विराम है और इस वाक्य में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अब देखिए सर, आपको मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कि कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में देखिए सबसे पहले क्या है, तुम है, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। ठीक साथियों, तो क्या होगी, यू। अब यू लिखने के बाद अब कहा गया कि जैसे ही यू लिखते हैं तुरंत मीन वर्ब। तो मीन वर्ब क्या, सहायता करना। सहायता करना की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प। ठीक, यहाँ बहुवचन है, इसी वजह से इसमें यस या यस नहीं लगा। ठीक, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये बहुवचन का काम कर रही है क्रिया। ठीक, इस वजह से। और जैसे इसमें यस या यस लगा देते हैं तुरंत तो एक वचन का काम करते हैं, लेकिन यू जो है एक वचन ना है, बहुवचन करता है। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही हेल्प लिखते हैं तुरंत अब उसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक, अब हमारी सहायता। ठीक, हमारी सहायता देखिए किसकी सहायता करता है, हमारी। तो हमारी का अंग्रेजी क्या हो गई, ठीक, तो यू हेल्प अस, तुम हमारी सहायता करते हो। ठीक, समझ में आया होगा ना। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब नहीं है जबरदस्ती थोड़ा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो ना। तो कहने का अभिप्राय जो है उसी का अनुवाद करना है। ठीक, अगर साथियों देखिए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक, कमेंट कीजिए यस। और अगर आप मेरे वीडियो पर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक साथियों, तो चलते हैं। तो समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।